चलिए देखिए, बस 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 बस, तो रोम हमारी पूरी हो गई थी, हम बात करेंगे रैम के ऊपर, ठीक है। तो रैम कुछ स्टार्ट करा दिया क्या, कुछ नहीं कराया था। चुनाव के चक्कर में वेबसाइट अपडेट नहीं करी उन्होंने, रिजल्ट भी दिया, रिजल्ट आ जाना चाहिए था, एबीसीडी का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, ये नहीं, वेबसाइट ही अपडेट नहीं करी भाई उन्होंने चुनाव के चक्कर में। चलो देखो, हम यहाँ बात करेंगे रैम के बारे में, RAM, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, RAM के बारे में बात, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने आपको समझाया कि हमारे कंप्यूटर में एक चीज होती है हार्ड डिस्क, क्या होती है, हार्ड डिस्क, इसका काम है डेटा को स्टोर करना, इसका काम है डेटा स्टोर करना। हमारे सारे प्रोग्राम रन करते हैं कहाँ, सीपीयू में, यहाँ क्या होगा, प्रोसेस रन होंगी, यही तो बताया था हमने आपको। और हमने बोला था कि भाई बीच में स्पीड के चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है, एक चिप यूज करनी पड़ती है, और यह चिप भी क्या कहलाती है, रैम कहलाती है। इस चिप को क्या कहा जाता है, रैम कहा जाता है। यहाँ तक हमने आपको समझा के छोड़ा था। तो वास्तविकता में अगर इसको लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, देखो वह सेमीकंडक्टर बेस्ड सिलिकॉन चिप जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए होगा। और हमने आपको समझाया था कि भाई इसकी प्रकृति कैसी होगी, यह अस्थायी होगी, अर्थात वोलाटाइल। अब यहाँ अस्थायी का अर्थ क्या है, यहाँ हम जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये अस्थायी है, तो यहाँ अस्थायी का मीनिंग क्या है, तो अस्थायी का मीनिंग है विद्युत सप्लाई कट जाने पर डेटा मिट जाएगा, ठीक है। विद्युत सप्लाई कट जाने पर डेटा मिट जाएगा। और ये पूछा गया है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी भाषा में पूछा गया है, विद्युत सप्लाई कट जाने पर डेटा मिट जाएगा। कैसा क्वेश्चन आया था, मैं बात करूं, देखें थोड़ा सा, तो उन्होंने ये पूछा था, रैम में पावर चली जाने पर डेटा क्रैश हो जाएगा, ठीक है। क्या कई बार आता है, नेट डिराइड ये रैम में पावर चले जाने पर डाटा, तो अभी तो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन 2 3 4 बार आ चुका है, ऐसे पूछा गया, क्लियर है कि भाई रैम में अगर पावर सप्लाई नहीं है तो डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हुआ। या फिर हम ऐसा सवाल ही पूछ सकते हैं, डैश मेमोरी है जिसमें पावर ना होने पर डेटा
कितना समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए। चलिए, तो जब आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो हम आगे देख पाते हैं। क्या? रैम के प्रकार। यहाँ क्या देखेंगे? रैम के प्रकार। तो बेसिकली रैम दो प्रकार की होती है, DRAM एंड SRAM। तो रैम कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, DRAM एंड SRAM। और हम बात करेंगे DRAM की। इसमें बात करेंगे DRAM। तो अगर हम बात करें DRAM के बारे में तो DRAM का सबसे पहले पूरा नाम डायनामिक रैम। अब रैम का फुल फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ देख रहे हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही? डायनामिक, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो यहाँ अगर हम बात करें, जो डायनामिक वर्ड आप देखते हो इसका मतलब होता है परिवर्तनशील। क्या होता है? परिवर्तनशील। जो डायनामिक वर्ड आप देखते हो इस शब्द का मीनिंग क्या है? परिवर्तनशील। ठीक है, क्या मतलब है? परिवर्तनशील। क्लियर है? यहाँ जो डायनामिक वर्ड आप देख पा रहे हो उसका मतलब परिवर्तनशील, मतलब जो अपने आप को लगातार चेंज करती रहे, अर्थात वह रैम या वह मेमोरी जो लगातार बदलती रहती है या जो लगातार रिफ्रेश होती रहती है, दैट इज नोन एज रैम। और रिफ्रेश होने वाला टर्म पूछा जाता है। ठीक है, डैश रैम को लगातार रिफ्रेश होने की आवश्यकता है। कौन सी रैम? DRAM को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डैश रैम को लगातार रिफ्रेश होने की आवश्यकता है। तो कौन? DRAM। हम क्या बोलेंगे? यह लगातार रिफ्रेश होती रहती है। ठीक है, यह लगातार रिफ्रेश होती रहती है। यहाँ रिफ्रेश होने का मतलब क्या है? डेटा स्टोर होता है और डेटा इरेज होता है, फिर डेटा स्टोर होता है और फिर डेटा इरेज होता है, और ये साइकिल लगातार चल रहा है और एक फिक्स टाइम के अंदर ये पूरा हो जाता है। स्टोर होने की प्रक्रिया है, इरेज होने की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये सिलिकॉन बेस्ड चिप है, तो यहाँ डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में स्टोर होता है। ये चिप है ना, तो चिप के अंदर कागज तो है नहीं, लिखा हुआ थोड़ी होता है, तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो चार्ज के रूप में होता है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होता है। जैसे बैटरी होती है, चार्ज स्टोर कर लेती है, वैसे ही यह भी डेटा को किसके रूप में स्टोर करती है? चार्ज के रूप में स्टोर करती है। क्लियर है? तो जब डाटा स्टोर हो रहा तो ये चार्ज होती है, जब डाटा इरेज होता तो ये डिस्चार्ज होती है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का सर्कल चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेश होना। ये चीज क्या है? रिफ्रेश होना। क्यों भाई रिफ्रेश हो रही है? इसकी पीछे रीजन देखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो ये लगातार क्या होती रहती है? रिफ्रेश होती रहती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब क्यों रिफ्रेश होती है? देखो इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें कैपेसिटर का यूज होता है, कैपेसिटर का यूज होता है। इसका यूज होता है, कैपेसिटर का यूज होता है। और ये चीज आपको याद रखनी है। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे इसमें किसका प्रयोग होता है? कैपेसिटर का यूज होता है, और कैपेसिटर की वजह से ये रिफ्रेश हो रही है। किसकी वजह से रिफ्रेश हो रही है? कैपेसिटर की वजह से रिफ्रेश हो रही है। और तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसे कैपेसिटिव मेमोरी भी कहेंगे, इसे कैपेसिटिव मेमोरी कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। कैपेसिटर की जो हिंदी है याद रखना, संधारित है। क्या है? संधारित। एक आध और पेपर में ये वर्ड आया हुआ है, संधारित आधारित। ठीक है ना, याद रहेगा? क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है आपको? चलिए, तो यहाँ हमने देखा। अब बात करते हैं कि इसमें कैपेसिटिव मेमोरी है, तो हमारे कंप्यूटर में जिसे हम रैम बोलते हुए आ रहे हैं वो वास्तविकता में क्या है? यही है। तो हम क्या कहेंगे? पीसी या डेस्कटॉप में
के तौर पर इसी का यूज होगा, इसी का यूज होगा। और ये तुम्हें जानना पड़ेगा कि भाई रैम के तौर पर किसका प्रयोग होगा, यही प्रयोग में लग जाएगी। रैम के तौर पर किसका प्रयोग होगा, इसी का प्रयोग होगा। बात है इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगर हम बात करते हैं कि इसके DRAM के प्रकार, DRAM के प्रकार, तो DRAM के भी प्रकार हैं, जरा देखो। तो पहला है हमारा SDRAM, दूसरा है हमारा RDRAM और तीसरा है हमारा DDR-DRAM। ठीक है, कौन सा है? DDR-DRAM। क्लियर रहेगा? तो अगर हम बात करते हैं SDRAM के बारे में, इसका मतलब है सिंक्रोनस DRAM। इसका मतलब होता है रैम बस DRAM, और इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट DRAM। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि DRAM भी हमारी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? SDRAM, RDRAM एंड DDR-DRAM। यहाँ तक समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि जिसको हम रैम बोलते हुए आ रहे हैं वो वास्तव में कौन सी रैम होती है? कौन सी होती है? तो वो होती है DRAM। कौन सी होती है? DRAM। अब इस DRAM में भी कौन, जरा देखो, RDRAM सबसे तेज DRAM है, सबसे तेज DRAM है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए सर्वाधिक तेज कौन सी DRAM होती है, तो हमने बता देंगे क्या? RDRAM, रैम बस। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? रैम बस हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो अगला हम बात करेंगे इसी के अंदर। तो यहाँ क्या जाएगा? वर्तमान में DDR-DRAM उपयोगी है, DRAM का यूज होगा। आजकल कौन सी DRAM का यूज होगा? DDR-DRAM का यूज होगा, यही इस्तेमाल कर रहे हैं। और DDR-DRAM भी कौन सी? कई प्रकार की है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। ठीक है, तो DDR3 से ये जो आप देख रहे हो ये एट प्रेजेंट में हम यूज करते हैं। DDR1 और 2 तो आउटडेटेड हो गए हैं, DDR3, DDR4, DDR5 आजकल यूज किए जा रहे हैं। यहाँ तो कोई आपत्ति है? ठीक है ना? तो अगर हम तुमसे कहेंगे DRAM का डाटा ही मिट जाएगा क्या? पावर चली जाने पर DRAM का डाटा मिटेगा? नहीं मिटेगा। जब रैम का मिट जाएगा तो DRAM क्या रैम नहीं है? रैम बोल रहा है तो रैम में DRAM भी है और SRAM भी है। समझ में आया कि नहीं? लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों को लगता है रैम अलग है, DRAM अलग है, SRAM अलग है। जबकि रैम बोल दिया ना, जब रैम प्रभावित हो रही है तो DRAM और SRAM तो उसी के अंदर पड़े जा रहे हैं, तो अपने आप प्रभावित होगी। इतना समझ में आया आपको? SRAM पे चले। चलिए अब हम बात करेंगे SRAM के बारे में। SRAM काफी बार ये पेपर में सवाल आता है, लोग गलत करते हैं। तो SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है? स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब क्या है? तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्थिर। डायनेमिक का मतलब क्या है? परिवर्तनशील। क्या है? परिवर्तनशील। मतलब वह रैम जो लगातार बदल रही थी, दैट इज डायनेमिक, और वह रैम जो लगातार ना बदले,
स्थिर रहे वो कौन है, स्टैटिक। तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि स्टैटिक रैम का डाटा मिटेगा, स्टैटिक रैम का डाटा मिटेगा विद्युत चले जाने पर। थोड़ी पहले क्या बोला, चाहे SRAM हो चाहे DRAM हो डेटा मिटेगा क्योंकि वो रैम है। समझ में आया कि नहीं आया? रैम होना ही उसके लिए क्या है, डेटा को इरेज करने के लिए काफी है। बात आई समझ में कि नहीं आई? आप लोग कई बार बेवजह का गलत कर बैठते हो और इसी चक्कर में जिसमें डाउट नहीं होना चाहिए वहां डाउट पैदा कर रहे हो। थोड़ी देर पहले बोला था SRAM और DRAM, तो यहाँ स्थिर का क्या मतलब है? सवाल ये कि जो स्थिर वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट। तो यहाँ स्थिर वर्ड इस बात को बताता है कि डेटा अपने आप इरेज नहीं हो जाएगा, डेटा बना रहेगा और जब तक बना रहेगा जब तक कि उसे रिप्लेस करने के लिए नया डाटा ना आ जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब एक तरह का एक कमरा मान लो और इस कमरे में क्या है, कोई मेमोरी के रहती है, तो ये मेमोरी कब तक रहेगी, जब तक इसको रिप्लेस करने के लिए कोई एल मेमोरी नहीं आ जाती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई ये 1 सेकंड तक रहेगी उसके बाद एल आ जाएगा या खाली पड़ी रहेगी ना। ए में डाटा मतलब इस मेमोरी में डाटा तब तक बना रहेगा जब तक कि उसे रिप्लेस करने के लिए नया डाटा ना आ जाए। और यही पॉइंट है, क्या होगा, इसे रिफ्रेश होने की आवश्यकता, इसे रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं है, इसे रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं है, रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं, इसे रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं होती। साथ साथ हम क्या देखेंगे, जरा ध्यान सुनो, इसमें डेटा तब तक रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उसे स्टोर कर, उसे रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नया डाटा ना आ जाए, इसे रिप्लेस करने के लिए नया डाटा ना आ जाए। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये लगातार रिफ्रेश नहीं हो रही, मतलब डेटा निश्चित समय के बाद इरेज नहीं हो रहा। यहाँ क्या होगा कि जब डाटा है तो है और जब कोई दूसरा आ जाएगा उसको रिप्लेस करने के लिए तो डाटा इरेज हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं हुआ, समझ पा रहे? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या गुण है, डेटा को टेम्परेरी होल्ड करने का गुण है। डेटा क्या है, कुछ देर के लिए होल्ड करके बैठ सकता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या डेटा को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। क्या है, SRAM डेटा को टेम्परेरी होल्ड कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेटा को टेम्परेरी होल्ड कर सकती है। और अगर ऐसा है तो अब हम बात करेंगे SRAM और DRAM को कंपेयर कराएंगे। एक से दो इससे निकले ना, तो दोनों की तुलना करनी पड़ेगी। हम तुमसे पूछेंगे SRAM DRAM से तेज है, क्या है, SRAM DRAM से तेज है, अर्थात SRAM की स्पीड DRAM से ज्यादा है। क्या देखा, SRAM की स्पीड DRAM से ज्यादा है। क्लियर है? SRAM DRAM से क्या है, महंगी है। कैसी है, महंगी है, कॉस्टली है। और याद रखिएगा SRAM ज्यादा महंगी है किसकी तुलना में, DRAM की तुलना में। इतना समझ में आया आपको? यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये मेमोरी पूरी हो जाती है किसकी, SRAM की। क्लियर? इसके लिए बात हो जाती है, SRAM की पूरी बात कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक कोई आपत्ति है किसी को, किसी प्रकार की कोई डाउट है? आप तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जरा देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपसे ये पूछेंगे, निम्नांकित
कथनों को DRAM के परिप्रेक्ष्य में आकलित करते हुए असत्य कथन को बताएं। ठीक है, क्या बोला गया है? निम्नांकित कथनों को DRAM के परिप्रेक्ष्य में आकलित करते हुए असत्य कथनों को बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, सत्य कथन हुआ सत्य नहीं। हाँ, क्या है? निम्नांकित कथनों को DRAM के परिप्रेक्ष्य में आकलित करते हुए सत्य कथन को बताएं। कौन सा है? पहला सत्य, बाकी सब क्या है? असत्य है। क्यों? SRAM DRAM से तेज कार्य करता है, ये सही है, लेकिन DRAM में केवल ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है, नहीं कैपेसिटर का यूज भी हुआ है। तीसरा, DRAM में डेटा लंबे समय तक रहेगा, एक निश्चित समय के बाद उड़ जाएगा, और DRAM SRAM से महंगा है नहीं, SRAM DRAM से महंगा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, सत्य और असत्य, सिंपल लग रहे हैं, पेपर में हो जाते हैं। और सेम क्वेश्चन होगा गारंटी के साथ, मैं तुमसे इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि क्वेश्चन लगभग यही होगा, बस भाषा के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसका जो कोर है वो नहीं बदलेगा। 70 to 80% क्वेश्चन सेम होगा। भाषा का समस्या नहीं है, समस्या है भाषा आप पढ़ते हो, भाषा समझते नहीं। मैंने आपको कई बार कहा, क्वेश्चन इसलिए गलत नहीं होता कि वो तुम्हें नहीं आता, क्वेश्चन इसलिए गलत होता है कि तुमने समझा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? इस बात को समझो। जब मैं मैथ लगाया करता था तब टीचर ने मुझे चीज कही थी कि भाई सवाल करने से बेहतर है सवाल को समझना। हमारे जो स्कूल टीचर रहे हैं कम से कम इस मामले में बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने सवालों को पढ़ना सिखाया और उसका फायदा हर जगह मिलता है। सवाल सही तरीके से पढ़ोगे सवाल सही से हो जाएगा, और इवन चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, पढ़ना तो होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग वर्क करता है क्वेश्चन और जस्ट आंसर, बीच के स्टेप पे काम नहीं करता। जब तक नहीं करेगा तब तक सीखते रहोगे, और कभी जो क्वेश्चन पार्ट बन जाते हैं पहले की तो उसको भूल कर दिया होता है। जितने क्वेश्चन पे बनते हैं सीधी सी मतलब तुमने को समझा है, और बड़े जैसे तुम बड़े-बड़े सवाल देखते हो, ढाई लाइन का सवाल, ठीक है, और 1.5 लाइन के ऑप्शन, तो तुम्हारा दिमाग हर लाइन पढ़ता ही नहीं है, जल्दी जल्दी क्या करता है, पढ़ के बनाने लग जाते हैं, दिक्कत आती है। चलिए ये हुआ, आगे देखें। तो अगली हमारी मेमोरी है कैश। अगली हमारी कौन सी आएगी? कैश मेमोरी आएगी। जरा देखो, अगली मेमोरी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी। तो जरा समझो, हमने आपको बताया कि भाई हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है रैम से, रैम कनेक्ट होती है किससे? सीपीयू। कितना समझ में आया? ये चित्र समझ में आ रहा है? यहाँ तक भी आपत्ति? चलिए, हमने आपको बताया कि हार्ड डिस्क कैसी है? स्लो है। हार्ड डिस्क कैसी है? स्लो, इसीलिए क्या आई? रैम आई।
सीपीयू क्या करता है कि हम तो तेजी से काम करेंगे, ये काम धीमे धीमे नहीं करना, हमें तेजी से काम करना है। अब यहाँ जो रैम लगा रहे हो कौन सी रैम है, कौन सी रैम है, DRAM, जो फिर क्या है, क्या है, धीमी है, कैसी है, धीमी। DRAM कैसी है, धीमी है। ये हमने आपको बता दिया कि हमारे पास जो रैम उपलब्ध है उनमें भी DRAM क्या है, थोड़ी सी धीमी है। और CPU क्या है, CPU अभी भी तेज है। तो अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कराने जाते हैं तो वो प्रोग्राम कहाँ रन होता है, रैम में रन होता है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कहाँ रन होगा, रैम में रन होगा। लेकिन एक चीज देखो, प्रोग्राम रैम में रन तो कर रहा है लेकिन अभी भी सीपीयू की स्पीड क्या है, बहुत तेज है। सीपीयू की स्पीड क्या है, बहुत तेज। बस बात क्या है कि सीपीयू जब प्रोसेस करता है तो एक बार में बहुत कम मात्रा प्रोसेस करता है। सीपीयू जब प्रोसेस करता है तो एक, बस हम बात करते हैं, एक सेकंड में या एक साइकिल में क्या करेगा, बहुत कम डाटा प्रोसेस करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको लगभग इस तरह के लेके चलो, तो ये दो लोग हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति 1 मिनट में 1 बाल्टी भरता है, क्या करता है, 1 मिनट में 1 बाल्टी पानी भरता है। बी 4 मिनट में 3 बाल्टी भरता है। बी क्या करता है, 4 मिनट में 3 बाल्टी भरता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आई बात। तो अब हम तुमसे कहें कि भाई कौन सा ज्यादा तेजी से काम करेगा, ये करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 4 मिनट का साइकिल निकालें तो इसकी कितनी निकल के जाएंगी, 4 बाल्टी, और इसकी कितनी निकल के आएंगी, 3 निकल के आएंगी। क्लियर है। लेकिन ये 4 चक्कर लग जाएंगे तो ये 4 बाल्टी भर देगा, लेकिन इसे क्या लगेगा, एक ही चक्कर लगेगा, काम 3 बाल्टी का ही होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हुआ। ये चीज है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई एक साइकिल, यहाँ मल्टीपल साइकिल होने पर भी क्या काम जाता है, तो सीपीयू क्या करता है, एक बार में कम डाटा यूज करता है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ साइकिल क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ साइकिल इतने ज्यादा है कि इसका जो आउटपुट है वो उतनी समय में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा निकल के आ जाता है। जैसे मान लो क्या है कि भाई एक बार में 1 बाल्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या करता है, 4 चक्कर लगा लेता है और 4 चक्कर में ज्यादा काम कर लेता है। तो सीपीयू कहता है भी हम काम एक बार में करते थोड़ा है, लेकिन हमारे साइकिल्स क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो हमें क्या चाहिए, जल्दी जल्दी काम दिया करो, हमें क्या चाहिए, तेजी से काम दो, अन्यथा हम क्या रहेंगे, फ्री बैठे रह जाएंगे। हमने तो काम करके बैठ गए, तुम्हारा डाटा अभी तक आ ही रहा है हमारे पास, हमारा टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। सीपीयू का कहना ये है कि हम इतनी देर में जब तक हमारा डाटा आएगा ना, तब तक हम 4 बार काम करके फ्री भी बैठ जाएंगे। तो बेहतर क्या है, हमें जल्दी जल्दी क्या दिया जाए, काम दिया जाए। तो यहाँ पर हमें क्या पड़ जाएगा, जल्दी जल्दी काम कहाँ तक पहुँचाना है, सीपीयू तक पहुँचाना है। तो पहुँचाने के लिए हमें एक मेमोरी चाहिए जो किससे तेज हो, DRAM से तेज हो। तो यहाँ हम बीच में एक मेमोरी यूज करेंगे डाटा को लाने ले जाने के लिए, दैट इज। और कैश का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है, क्या सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करने वाली मेमोरी, क्या सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करने वाली मेमोरी, ये सबसे ज्यादा सवाल बनता है। आंसर क्या है, कैश। क्यों आवश्यक है, तो भाई सीपीयू को लगातार डेटा चाहिए तेजी से, अन्यथा सीपीयू फ्री बैठ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अन्यथा डाटा क्या हो जाएगा, सीपीयू क्या हो जाएगा, फ्री बैठ जाएगा। ये उसी तरह की बात है कि भाई तुम एक व्यक्ति को पकड़ के लेके आए काम करवाने के लिए जो बहुत तेजी से काम करता है और तुम खुद स्लो काम दे रहे हो उसको, तो किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। सीपीयू की गलती नहीं है, उस व्यक्ति की गलती नहीं है, वो उससे कह रहा है जल्दी जल्दी काम दो, हम जल्दी जल्दी काम कर देंगे। तो यहाँ हमने एक और व्यक्ति रखा था, कैश। तो कैश का काम क्या है, जरा बताओ, सीपीयू और रैम के मध्य, सीपीयू और रैम के मध्य डेटा व निर्देशों को, डेटा व निर्देशों को लाने ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए किसका प्रयोग होगा, बताओ, कैश मेमोरी का प्रयोग होगा।
इसका काम ना बताया भी था, सीपीयू के अंदर काम करते हैं। जब निर्देश सीपीयू तक पहुंच जाएंगे तो कहीं तो स्टोर रहेंगे, कहाँ रहेंगे? इसका काम क्या है, डाटा चाहिए, वही निर्देश पे काम करना, वो रैम में था। बिल्कुल हाँ यार, उसी पे आ रहे हैं, इस पूरे सर्कुलर को कंप्लीट करना तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए, हमें सीपीयू और रैम के बाद डेटा व निर्देशों को लाने ले जाने के लिए किसका प्रयोग होगा, कैश का प्रयोग होगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जरा सपोज करो सीपीयू बार बार एक ही निर्देश मंगा रहा है, तो जाओ लेके आओ, कैश जाती है, रैम से लेती है और सीपीयू को पकड़ा देती है। तो अगर बार बार एक ही निर्देश या एक ही डेटा बार बार सीपीयू द्वारा यूज किया जा रहा होगा तो क्या होगा, कैश बार बार वो डाटा लेके आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, समय बर्बाद होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या किया जाए, क्या सोचिए भी एक ही निर्देश अगर बार बार हमसे मांगा जा रहा है तो हम क्यों उसको अपने पास रख लें? भाई अगर एक बार मांगेंगे तो हमने तो दे दिया, दोबारा मांगेंगे तो अपने पास से दे दें, काहे वहां से रैम तक जाए, वहां से उठाए फिर तो हमें पकड़ाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ कि अगर एक ही निर्देश की आवश्यकता बार बार सीपीयू को पड़ रही है तो बार बार रैम में जाके लेके सीपीयू को देने से बेहतर क्या है, कैश क्या करे, अपने पास स्टोर कर ले। तो यहाँ पर क्या है, कैश में एक प्रॉपर्टी और डाली है, क्या, डेटा को टेम्परेरी होल्ड करने की। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो जरा, वह निर्देश जिनकी बार बार आवश्यकता होती है, बार बार आवश्यकता होती है उसे कैश के द्वारा टेम्परेरी होल्ड कर लिया जाता है, उसे टेम्परेरी होल्ड कर लिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसे टेम्परेरी होल्ड कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये वाला गुण और ये वाला गुण अगर हम बात करें, हमने देखा सीपीयू और रैम के पास डेटा व निर्देशों को लाने ले जाने के लिए क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि डीरैम धीमी थी, हमें तेज मेमोरी चाहिए किससे, डीरैम से, और इसके अंदर क्या हो, डेटा को टेम्परेरी होल्ड करने का गुण हो। ये दोनों गुण कहाँ है, एसरैम में है, एसरैम में है कि नहीं है? कैश के तौर पर किसका प्रयोग होता है, कैश के तौर पर एसरैम का यूज होगा। अभी हमने आपको नहीं लिखाया एसरैम का यूज होती है, एसरैम क्या होती है ये लिखाया एसरैम में। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि कैश मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग होता है, सीधा सिंपल सा आंसर है एसरैम, क्योंकि कैश की जो डिमांड है वो एसरैम पूरी कर रही है। समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए कैश मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग किया जाएगा, एसरैम का, या एसरैम किसके तौर पर यूज होती है, कैश के तौर पर, या कैश का सीधा सिंपल आएगा, सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करने वाली मेमोरी कौन सी है, कैश। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, इतनी कहानी समझ में आई? अब जरा बताओ कि जो महंगा हो कम यूज होगा या ज्यादा यूज होगा, कम यूज होगा, सीधी सी बात है। इसीलिए कैश की कैपेसिटी रैम से कम कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी, लेकिन स्पीड ज्यादा है तो स्टोरेज को क्या कर लेगी, काउंटर कर लेगी। क्लियर हुआ? अब यहां हम देखेंगे कैश के प्रकार, L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश। ठीक है, L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश प्रकार की है, 3 प्रकार की। ठीक है, चलिए, तो L1 कैश की कैपेसिटी कितनी होती है, क्यों, L1 कैश की कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी, 8 से लेके 64 केबी। वेरी गुड, ये अप्रोक्सीमेट है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग मिलेगी। चलिए, L2 की कितनी है, 256 केबी से लेके 8 एमबी, 256 केबी से लेके 8 एमबी। L3 की कैपेसिटी कितनी है, बोलो, 10 एमबी से लेके 64 एमबी।
कैपेसिटी बढ़ने पर स्पीड घट जाती है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने पर क्या है, स्पीड घट जाती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ओके, आपका नाम रश्मि। तो L1, L2 और L3 में सबसे तेज कौन होगा? कौन सी बात है? मैंने अभी जवाब दिया थोड़ी देर पहले, फिर बोलता हूँ, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने पर स्पीड घट जाती है। जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ेगी स्पीड घट जाएगी। तो बताइए L1, L2 और L3 में सबसे तेज कौन होगा? सवाल ही समझ रहे आप? सबसे तेज मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा का मतलब क्या है, तो स्टोरेज कम। इसकी स्टोरेज कम दिख रही है L1 की। इतना जोर दिखाना तो तुम्हें करना पड़ेगा, सीधे सीधा सवाल नहीं आएगा। नर्सरी के बच्चों को पूछने की पूछते आजकल तरह से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो यहाँ बात करेंगे तो स्पीड के हिसाब से अगर हम बात करें, जरा देखो स्पीड के हिसाब से क्या है, L1 सबसे ज्यादा, फिर L2 और फिर समझ में आया कि नहीं आया? L1 सबसे ज्यादा, फिर L2 और फिर L3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे देखिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, सुनो। हमने तो बताया कि जो रैम हम बोलते हैं वो वास्तविकता में कौन सी रैम होती है, डी रैम। तो जो रैम स्लॉट में रैम लगाई वो कौन सी रैम है, डी रैम है। जो रैम स्लॉट में हमने सिम्स और डिम्स करके जो स्लॉट पढ़ाई है उनमें कौन सी रैम लगती है, डी रैम लगती है। तो तुम्हारी कैश या एस रैम कहाँ लगती है, कहाँ लगती है, बोलो बोलो। एग्जैक्ट, तो यह सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। कहाँ होती है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। याद रखना, कैश मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड होती है, इंटीग्रेटेड होती है। सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड होती है। इतना समझ में आया? इंटीग्रेटेड होने का मतलब क्या है, अंदर लगी हुई है भाई, बाहर तो मदरबोर्ड में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी खत्म हो जाती है, और अब हम चलेंगे कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी पर। तो लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जाने से पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे स्टोरेज यूनिट के बारे में। सेकेंडरी का मुख्य मकसद क्या है, डेटा को स्टोर करना। और जब हम डेटा को स्टोर करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे किसके स्टोरेज ज्यादा और किसकी स्टोरेज कम। और ये करने के लिए क्या जरूरी है, हमें मेमोरी यूनिट्स का ज्ञान हो। क्या होना जरूरी है, मेमोरी यूनिट्स का ज्ञान। एक सवाल आता है आपका, लगभग 3 में से 2 पेपर में है, केवल एक ही पेपर होगा इसमें क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन 3 पेपरों में से एक पेपर में आएगा। तो मेमोरी यूनिट कौन कौन सी है, तो सबसे छोटी बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद टीबी, टीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी को याद करें, पीबी के बाद ईबी, कौन सी है, ईबी है ना, ईबी के बाद जेडबी के बाद जोटा बाइट, जोटा के बाद ब्रोंटो बाइट, और ब्रोंटो बाइट के बाद योग बाइट। क्लियर है? तो ये मेमोरी यूनिट्स हैं। तो देखो बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। क्या नाम होता है, बाइनरी डिजिट। केबी का किलोबाइट, एमबी का मेगाबाइट, टीबी का गीगाबाइट, टीबी का टेराबाइट, टीबी का पेटाबाइट।
का डेल्टा वाई। ठीक है, याद रखना फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि वाई बी का अर्थ क्या है, ई बी का अर्थ क्या है, टी बी का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आए हैं कि टीबी बराबर, ये टीबी का अर्थ किलो बाइट, एमबी बराबर मेगाबाइट। आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, ये तो बनाना नहीं बनाना ऑल ऑफ इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे अब। ना बना लो।